हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी के यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग कांस्टेबल का एक ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, एग्जाम लेवल के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यह पेपर आपके लिए होने वाला है। टॉप लेवल के 55 क्वेश्चन इस क्लास में होने वाले हैं और आप सभी का टारगेट है कि केवल आप सभी को 25 क्वेश्चन सही करने होंगे, जिसमें हम लोग जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम पैटर्न होने वाला है कि किस तरह के और किस पैटर्न पे आप सभी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग का। तो साथियों, टारगेट हमारा केवल एक ही है, वो है 8 जून, क्योंकि इसी दिन से यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2026 की शुरुआत होने जा रही है। तो साथियों, आज का यह छोटा सा पेपर हल करिए और जांचिए अपनी तैयारी कि आप सभी की तैयारी किस लेवल की चल रही है। ओके, तो साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर तो केवल 2 घंटे में होने वाला है। इसी 2 घंटे में आप सभी को 38 सवाल जीके मिलने वाले हैं, 37 सवाल हिंदी के मिलने वाले हैं, 55 सवाल रीजनिंग के सबसे अधिक है, 20 सवाल गणित के मिलने वाले हैं। 150 प्रश्नों का आपका पूरा पेपर होगा, एक प्रश्न आप सही करेंगे 2 नंबर, 300 नंबर का पूरा पेपर होगा और एक भी सवाल पे आप सभी का नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाले। तो साथियों, क्या आप काम करेंगे कि हर एक सवाल का उत्तर खुद से करेंगे? इससे क्या होगा कि आपका हर एक प्रश्न पे इंटरेस्ट बढ़ेगा, बहुत ही मजा आने वाला है, सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इसी क्लास में याद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन भाई सारे प्रश्नों का उत्तर करिएगा। तो चलिए एग्जाम पैटर्न को देखते हैं, कैसे कैसे सवाल आने वाले हैं 8 जून को, 9 जून को और 10 जून को। ओके, तो इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं आज के इस पहले प्रश्न से। देखिए, मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? आप सभी बताएंगे तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। पहले का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को। भारतीय निर्यात संगठनों के संघ FIEO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों, जो भारतीय निर्यात संगठनों के संघ है यानी जो FIEO है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, निर्यात भवन, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो पूरे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या बनेगा? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी के ऊपर बना है? भाखड़ा नांगल बांध ये किस नदी के ऊपर बना है? कोसी नदी के ऊपर, झेलम नदी के ऊपर, या ब्यास नदी के ऊपर, या सतलज नदी के ऊपर? तो भाखड़ा जो नांगल बांध है ये बना है सतलज नदी के ऊपर। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, जिसे मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, इसकी नींव किस वर्ष में रखी गई थी? बताएंगे आप सभी लोग। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की नींव किस वर्ष में रखी गई थी, जिसे मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था? तो ध्यान रखिएगा, नींव 1927 में रखी गई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान शामिल है? भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान शामिल है? तो भाग 9A में शामिल है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को। हम्पी को किस वर्ष में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था? हम्पी को किस वर्ष में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था? तो 1986 में घोषित किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, और आगे बढ़ने से पहले आप सभी का टारगेट है भाई, 16 मई से पहले हमने आपको टारगेट दिया था कि 10 टेस्ट सीरीज का पूरे 1500 नए क्वेश्चन को तैयार करना है। इसके अलावा हम आप सभी को जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाले हैं। साथियों, आप जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2026 को क्रैक करना है 8 जून के दोनों शिफ्टों का, 9 जून के दोनों शिफ्टों का और 10 जून के दोनों शिफ्टों का। तो भाई आप सभी को टेस्ट बहुत जरूरी होगा लगाने के लिए। यदि आप टेस्ट नहीं लगाते हैं तो आप सभी अपना सिलेक्शन भूल जाइए, कट ऑफ को भूल जाइए भाई, क्योंकि टेस्ट से ही आप सभी का सिलेक्शन होगा, मॉक टेस्ट से ही आप सभी का सिलेक्शन होगा। जो 15 क्वेश्चन है ना, वो आपका सीधे पेपर में आने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले टेस्ट वाले सारे सॉल्व होने वाले हैं।
इसके अलावा आप सभी को संपूर्ण जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर के क्वेश्चन भी प्रोवाइड करेंगे इसके साथ में। ठीक है, तो जिनको भी चाहिए भाई पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं नीचे दिए गए इस नंबर पे, और मात्र 50 रुपीज़ पे करके, मात्र 50 रुपीज़ पे करके ये 10 टेस्ट सीरीज और संपूर्ण नोट्स जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर के क्वेश्चन अपने पास मंगाइए। ज़्यादा समय नहीं है भाई, आज तो 16 तारीख हो ही गया है। ठीक है, तो तैयार हो जाइए, 24 दिन हमारे पास केवल बाकी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1906 में हुई थी। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को, बौद्ध धर्म में भिक्षुड़ी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? बौद्ध धर्म में भिक्षुड़ी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? वो महाप्रजापति गौतमी थी। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को, नागालैंड का कौन सा उत्सव हर साल 1 दिसंबर को शुरू होता है? नागालैंड का कौन सा उत्सव हर साल 1 दिसंबर को शुरू होता है? याद रखेंगे 1 दिसंबर को तो शुरू होता है लेकिन 10 दिसंबर को समाप्त होता है। इसे 10 दिनों का त्यौहार भी बोलते हैं, त्योहारों का त्यौहार भी बोलते हैं। तो वो कौन सा उत्सव है? हॉर्नबिल उत्सव है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का एक प्रमुख स्रोत नहीं है? साथियों प्रोटीन का एक प्रमुख स्रोत इनमें से कौन सा नहीं है? जैसे सोयाबीन है, मछली भी है, चना है, लेकिन गेहूं नहीं है। तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो 1951 में शुरू की गई। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को, निम्नलिखित में से क्या 12वीं पंचवर्षीय योजना का उप शीर्षक था? यह भारत की आखिरी पंचवर्षीय योजना था, 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2012 में शुरू हुआ था और 17 में समाप्त हो गया था। तो इसका सब टाइटल क्या था? तीव्र था, अधिक समावेशी और धारणीय विकास था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो सोवियत संघ से प्रेरित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और साथियों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे, क्योंकि ये क्लास आपकी पूरी एग्जाम तक चलने वाली है। एक भी दिन का गैप नहीं हो रही है। जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हो रही है उसकी क्लास लग रही है, पूरे पेपर का हल हो रहा है, और एग्जाम पैटर्न में जैसे आपके पेपर में सवाल आने वाले हैं उसी लेवल के प्रश्न भी क्लास में हो रहे हैं। तो इसलिए भाई आप चैनल को सब्सक्राइब करके अभी नोटिफिकेशन को ऑन करिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकारी 1 वर्ष की अवधि के लिए रोटेशन के आधार पर संबंधित क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? कौन सा प्राधिकारी 1 वर्ष की अवधि के लिए रोटेशन के आधार पर संबंधित क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में काम करता है? तो वो राज्य का मुख्यमंत्री होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 को, वायुमंडल की कौन सी परत मनुष्य के लिए उपयुक्त और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? वायुमंडल की कौन सी परत मनुष्य के लिए उपयुक्त और सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? तो वो क्षोभ मंडल होती है भाई। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 को, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKY किस वर्ष में शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को, भारत में कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? हर शिफ्ट में ये सवाल आ सकता है भाई कि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो पहले मतदान की आयु थी वो 21 वर्ष थी, लेकिन अब इसे घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो भारत में कौन सा संशोधन अधिनियम आया था भाई? तो 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 19 को, और अपना स्कोर भी आप लोग गिनती करते चलेगा, लास्ट में पूछेंगे, सबको बताना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की एक बड़ी सहायक नदी है? कौन सी नदी गंगा की एक बड़ी सहायक नदी है? तो वो घाघरा नदी है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को, भारत की आकस्मिकता निधि किसके द्वारा संचालित की जाती है? साथियों, भारत की जो आकस्मिकता निधि है किसके द्वारा संचालित की जाती है? तो ये कार्यरत कार्यपालिका द्वारा संचालित की जाती है, जो भारत की आकस्मिकता निधि होती है। बी ऑप्शन
बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को। निम्नलिखित में से अविकसित अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है? निम्नलिखित में से अविकसित अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है? तो कृषि प्रधानता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को। पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार और लॉन्च किया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड 1974 से लेकर 1979 तक था। तो किसने भाई तैयार और लॉन्च किया था? तो डीपी धर ने। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 23 को। ICAR के अधीन केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CPRI कहाँ पर स्थित है? तो साथियों जो ICAR है इसके अधीन केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो CPRI है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये शिमला में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 24 को। ग्राम पंचायत शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया? ग्राम पंचायत शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 40 में किया गया। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 25 को। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक प्रमुख जूट उत्पादक राज्य नहीं है? तो भारत में एक प्रमुख जूट उत्पादक राज्य नहीं है। जैसे पश्चिम बंगाल है भाई, असम भी है, मेघालय, लेकिन तेलंगाना राज्य नहीं है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 26 को। मंदिर वास्तुकला के निम्नलिखित में से किस शैली में शिखर को देउल कहा जाता है? बताएंगे आप लोग। मंदिर वास्तुकला की किस शैली में शिखर को देउल कहा जाता है? द्रविड़ में नहीं कहा जाता, नागर में भी नहीं कहा जाता, बेसन में भी नहीं कहा जाता, तो उड़ीसा राज्य में कहा जाता है। तो डी ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 27 को। गंगा को देव नदी कहते हैं और भी गंगा के पर्याय से वाक्य पूर्ण करें। बताइए, गंगा को देव नदी भी कहते हैं और क्या बोलते हैं? मंदाकिनी या नदीस या हृद या सूर्यतनया, तो मंदाकिनी भी बोलते हैं ना। डी ऑप्शन इस सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 28 को। अव्यय के मुख्यतः कितने भेद हैं? तो साथियों अव्यय के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो पूरे 4 भेद होते हैं ना। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 29 को। हंस पद किस विराम का एक अन्य नाम है? बताइए, हंस पद ये किस विराम का एक अन्य नाम है? तो त्रुटि विराम का है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 30 को। इनमें से छाया शब्द का बहुवचन क्या होगा? छाया शब्द का बहुवचन बताएंगे आप लोग। तो छाया का छाया ही बहुवचन होगा। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 31 को। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करना है। तो शुद्ध वर्तनी मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, आग लगने का कारण गलत है, किसकी तैयारी गलत है, मृत्यु गलत है। यानी पहला ही ऑप्शन आपका क्या है? शुद्ध वर्तनी ठीक है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। शुद्ध वर्तनी की बात करेगा तो आप सभी को मात्रा ध्यान रखना है, हर एक चीज पर ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए 32 को। निम्न में से नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण बताएंगे आप सभी लोग। क्या बनेगा इस सॉल्व का राइट आंसर? नित्यता बोधक संयुक्त वह क्रिया जिससे किसी अर्थ के लगातार या हमेशा होने का भाव प्रकट होता है। भाई जैसे नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया उसे बोलते हैं कि जिससे किसी कार्य के लगातार या हमेशा होने का भाव प्रकट हो। भाव जो प्रकट होता है हमेशा, जैसे कि हवा चल रही है, इसे भाव होता है कि हमेशा चल रही है। तो यही क्या है आपका नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया के एग्जाम्पल है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। इसी बात है भाई, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे अपने पास। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। निम्न विकल्पों में से कौन सा वाक्य कारक के अनुसार सही है? विकल्पों में से कौन सा वाक्य कारक के अनुसार सही है? कारक के अनुसार आप सभी को सही बताना है। हिमालय में गंगा निकलती है, हे भगवान, तो ये विस्मयादि बोधक बिल्कुल परफेक्ट है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 34 को। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। बताइए इनमें से सही वर्तनी कौन सा? संस्कार। संस्कार को हम लोग कैसे लिखते हैं? कौन सा ऑप्शन है ऐसा? तो पहला ही ऑप्शन क्या है आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 35 को।
निराला की कविता जूही कली ये किसका छंद का उदाहरण है? निराला की कविता जूही कली उदाहरण है, तो किस छंद का एक उदाहरण है? तो ध्यान रखिएगा, मुक्तक छंद का उदाहरण है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कम समय में हमें अधिक क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना है साथियों, इसलिए हम क्लास में, अब देखिए, बिल्कुल भी बातेंबाजी नहीं होगी, केवल अपने क्वेश्चनों पे हमें फोकस करना है। ठीक है, 10 जून के बाद हम खूब बातें करेंगे भाई, लेकिन 10 जून के पहले केवल हम क्वेश्चनों पे बात करेंगे। इसलिए कहते हैं डेली क्लास करिए, आप लोग सारे क्वेश्चन को तैयार करिए। इस बार हमें एक सीट लेनी है और इस बार हमें वर्दी अपने बदन पर लेनी है तो लेनी है। इस बार हमें भाई ट्रेनिंग पे जानी है, ये सोचकर अपनी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से रखिए। डेली मॉक टेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मुझसे पत्र लिखा गया, वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? मुझसे पत्र लिखा गया, तो इसमें कर्म वाच्य हो रहा है ना, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व को देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 को, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? इनमें कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? जैसे ख है, घ है, ज है, लेकिन ज तो साथ एक तालव्य होता है, एक सघोष होता है, अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। ये महाप्राण व्यंजन नहीं है, ज अल्प प्राण व्यंजन होते हैं, सघोष वर्ण होते हैं, तालव्य होते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 को, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? जैसे कार्य पुल्लिंग है, पोषण भी पुल्लिंग है, शोषण भी पुल्लिंग है, लेकिन जड़ता पुल्लिंग शब्द नहीं है, तो बी ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 39 को, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? साथियों, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है बताइए? तो इसमें जातिवाचक संज्ञा है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 को, वह खा रहा था, इसमें खा रहा था कौन सा काल है? वह खा रहा था, इसमें खा रहा था कौन सा काल है? तो इसमें अपूर्ण भूतकाल है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 को, तो साथियों अब देखिए मैथ और रीजनिंग के सवाल आ गए। अब साथियों आप सभी को मैथ और रीजनिंग में एक भी सवाल छोड़ना नहीं है, आप सभी को खुद से सॉल्व करना है। ओके मेरे दोस्त, अब देखिए इस सवाल का उत्तर करिए, हल करिए आप लोग कॉपी पेन में। वाई जो है वो 6 मीटर पश्चिम में चला, दाएं मुड़ा और आगे 8 मीटर चला, तो अपने शुरुआती बिंदु पर वापस जाने के लिए, यानी अपने शुरुआती बिंदु यानी वो जहाँ से स्टार्ट किया है उसकी यात्रा करने की सबसे छोटी दूरी क्या है बताइए? जैसे एक वाई नाम का बंदा कोई है, वो 6 मीटर पश्चिम में चला, तो भाई पश्चिम आपका इधर होता है, यानी 6 मीटर मान लेते हैं कि पश्चिम इधर चला, ये 6 मीटर, और दाएं मुड़ गया, यानी जब आप इधर यानी पश्चिम, दायां आपका ऊपर हो जाएगा भाई। राइट हैंड अपना देखिए, इस टाइम जिस भी आप पोजीशन बैठे हैं, आप पश्चिम में चलें, आपका दायां किधर होगा? ऊपर होगा ना, और यहाँ तक चला कितना मीटर? 8 मीटर। ठीक है, तो सवाल बोल दिया कि अपने शुरुआती बिंदु से, यानी वो यहाँ से स्टार्ट किया था, है ना, इसको हम मान लेते हैं क्या? बी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, तो यानी वो अपने शुरुआती बिंदु पर वापस जाने के लिए उसकी यात्रा करने की सबसे छोटी दूरी, यानी ये दूरी हमें बतानी पड़ेगी भाई। अब दोस्त मेरे, ये आप कुछ निकाल सकते हैं, इसका पाइथागोरस ट्रिपलेट का फॉर्मूला लगा सकते हैं, BC स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें ना। BC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर हो जाएगा, AC का स्क्वायर ये पूरा, और ये AB का स्क्वायर हो जाएगा भाई। पाइथागोरस फार्मूला तो आप सभी को याद होगा। अब AC कितना है? 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस AB कितना है? 6 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे BC स्क्वायर हमें निकालना है ना, तो BC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36। दोस्त मेरे BC स्क्वायर बराबर 64 और 36 कितना होगा? 100 होगा, 100 होगा, डायरेक्ट रूट में नहीं होगा, 100 होगा। अब देखिए साथी, BC स्क्वायर हमारा बराबर कितना है? 100 आया है, इतना हल करने पर BC स्क्वायर बराबर 100 आया है। ठीक है, अब दोस्त मेरे जब BC स्क्वायर बराबर 100 है, आप जानते हैं कि जब हम स्क्वायर को हटा देते हैं तो क्या होता है? रूट में कोई संख्या आती है तो रूट 100 में हो जाएगी, तो BC स्क्वायर BC बराबर क्या होगा? रूट 100 में से जब बाहर निकालेंगे 100 को तो कितना होगा? 10 का होता है ना। तो भाई अपने शुरुआती बिंदु पर वापस जाने के लिए उसकी यात्रा करने की सबसे छोटी दूरी क्या होगी? 10 मीटर की होगी, तो डी ऑप्शन जाके आपका राइट आंसर है। ओके दोस्त मेरे, इस सवाल में आप सभी को किसी प्रकार का डाउट? बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 42 को, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। 8, 13.5, 19, 24.5,
30 प्रश्नवाचक चिन्ह, हल करिए। 8 13.5 दिया है भाई, ध्यान से हल करिएगा। 19 फिर 24.5 दिया है, फिर 30 दिया है, बताइए। हल करेंगे आप सभी लोग। श्रृंखला बढ़ रहा है, इसमें कुछ ना कुछ जोड़ा होगा, ध्यान से जोड़कर बताइए। देखिए 8 से 13.5 यानी 8 में +5 करेंगे तो दोस्त मेरे 13 होगा, लेकिन हमें पॉइंट भी 5 करना यानी 5.5 जोड़ा है। फिर देखिए 13.5 से 19 यानी 13 में +5 करेंगे कितना होगा 18, और यही पॉइंट 5 कर देंगे तो 19 हो जाएगा, यानी 13.5 में 5.5 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। अब 19 से 24.5, अब 19 में 5 जोड़ेंगे तो भाई कितना होगा 24, फिर 0.5 देंगे तो 24.5 हो जाएगा। अब फिर देखिए यहाँ 24.5 से 30 है, तो 24.5 में +5.5 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, यानी इसमें सीरीज देखिए +5 जोड़ के किया है। तो इसी प्रकार 30 में 5.5 के जोड़ दिए, 30 5 35, 35.5, यानी अगली संख्या क्या होगी 35.5 होगी। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। क्लियर? ओके, अगला सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 43 क्या दे रखा है। यदि आप पूर्व की ओर मुंह करके खड़े हैं और 270 डिग्री वामावर्त घूम जाते हैं, तो अब आप किस दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं, बताइए। एक भी सिंगल क्लास ऐसा नहीं होता कि जो ये सवाल हम आपको न कराएं, क्योंकि ये सवाल आ रहे हैं आपके पेपर में। हल करिए आप लोग। दिशा तो आप जानते हैं ना, ईस्ट यानी पूरब, वेस्ट पश्चिम, नॉर्थ उत्तर, साउथ दक्षिण, ठीक है। जैसे कि दोस्त मेरे ये 90-90 डिग्री के होते हैं, ध्यान रखिएगा, ये सारे 90-90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। ये चारों कितने 90 डिग्री के होते हैं, पूरा मिला करेंगे 360 डिग्री का हो जाता है, ठीक है। इतना बात आप सभी को मालूम होगा। लेकिन वामावर्त का मतलब हो जाता है एंटी क्लॉकवाइज, जो ऐसे घूम जाते हैं, और जो दक्षिणावर्त होता है वो क्लॉकवाइज होता है, जो ऐसे चलता है सीधे राइट में, है ना। लेकिन इसमें दिया है कि भाई आप दक्षिण की तरफ हैं। चलिए अच्छे से हम लोग बनाते हैं डायग्राम। जैसे देखिए, ठीक है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। आप कहाँ पर भाई, यदि आप पूर्व की ओर मुंह करके खड़े हैं, आप यानी ईस्ट पे हैं ऐसे, ठीक है, आप ईस्ट पे ऐसे हैं, तो आप यहीं से 270 डिग्री वामावर्त घूम गए, यानी यहीं से आप 270 डिग्री घूमे, यानी ईस्ट से नॉर्थ पे जाएंगे तो 90 डिग्री हो जाएंगे, नॉर्थ से वेस्ट जाएंगे तो भी 90 डिग्री, 90-90 180, 80 और 90 170 270, यानी भाई अब वेस्ट से साउथ आ जाएंगे। अब जोड़ लीजिए, देखिए 90-90 180, 180 90 कितना हो 270। भाई हमें पूरब से लेकर 270 डिग्री वामावर्त घूमना था, तो हमने घूम लिया, यानी हम ईस्ट से डायरेक्ट साउथ पे आएंगे, वो भी 270 डिग्री वामावर्त घूमने से, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमने से। तो ईस्ट से हम कहाँ गए, साउथ। साउथ यानी मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत आसान सवाल ये तो हो गया हमारे लिए भाई। यहाँ तक आप सभी को किसी प्रकार का डाउट? बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 44 को। यदि प्लस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ घटाव है और माइनस का अर्थ जोड़ है, तो इस समीकरण का मान क्या होगा। हल करिएगा आप लोग। सवाल में पहले समीकरण को आप सभी को बनाना होगा, उसके बाद ही हल करना होगा, बोर्ड में स्कीम लगाना होगा। देखिए 63 गुणा है, तो गुणा का अर्थ क्या दिया, गुणा का अर्थ घटाओ, तो गुणा की जगह घटा रख दीजिए। 24 का देखिए प्लस है, प्लस का अर्थ भाग है, तो प्लस की जगह भाग रखना है। 8 के बाद देखिए भाग है। अब भाग का मतलब क्या दे, भाग का मतलब गुणा है, तो भाग की जगह गुणा रख दीजिए। 4 के बाद देखिए प्लस है, प्लस का अर्थ फिर एक बार से भाग दिया है भाई, फिर भाग कर देंगे भाई प्लस के। फिर -3 है, माइनस का अर्थ जोड़ है, तो माइनस की जगह जोड़ देंगे। ये समीकरण बन के तैयार हो चुका है। इसमें बोर्ड में स्कीम लगा दिया जाए। 63 - 8 का भाग 24 में देंगे 3 बार में, गुणा 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार में, +3 हो जाएगा। ठीक है, अब 63 - 3 दूना अच्छा हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 6, और ये +3 है। ये देखिए +3 है, ये +63 कितना हो जाएगा, +66, 66 में से 6 घटा देंगे 60 हो जाएगा। यानी इस सवाल का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है मेरे दोस्त। बताइए इस सवाल में आप सभी को किसी प्रकार डाउट? हर शिफ्ट में 2 सवाल से 3 सवाल आएंगे, 55 सवाल में से 6 नंबर का तो यही सवाल आएगा। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या निकल के आएगा। ई गुणा एफ का अर्थ है ई जो एफ की पत्नी है, ई प्लस एफ का अर्थ है ई जो एफ का भाई है, ई भाग एफ का अर्थ है ई जो एफ का पति है, ई माइनस एफ का अर्थ ई जो एफ का बेटा है। तो व्यंजक जी इंटू एच प्लस आई माइनस जे भाग के में जे का एच से क्या संबंध है। तो साथियों
जे का एच संबंध पूछ दिया, जे का एच से क्या संबंध, एच से क्या संबंध है जे का, बताइए, सही बताएंगे। हल करने का तरीका जैसे देखिए, व्यंजक को आप देखिए, केवल जी गुणा है ना, तो गुणा का जी और एच है, आप जो साइन दिया ना इसको मत लिखिए, बस देखिए सवाल में इसका मतलब क्या दिया है, इसका अर्थ क्या दिया है। पहला लाइन देखिए गुणा वाला दिया है, ई गुणा एफ का अर्थ है ई जो है एफ की पत्नी है, यहाँ पे एच की जो पत्नी होगी ना वो जे हो जाएगी, कौन हो जाएगी, जे हो जाएगी, बस इतना आपको ध्यान रखना है भाई। फिर एच प्लस आई है, अब देखिए प्लस का मतलब क्या, ई प्लस एफ का अर्थ है ई जो एफ का भाई है, तो यहाँ पे साथियों ना आई का भाई एच हो जाएगा, बस इतना आपको ध्यान रखना, आई फिर माइनस जे है। अब माइनस का मतलब देखिए ई माइनस एफ, लास्ट लाइन में ई माइनस एफ का अर्थ है ई जो एफ का बेटा है, तो यहाँ पे जे का बेटा कौन होगा, आई हो जाएगा। देखिए साथियों व्यंजक में दूसरा अक्षर दिया है लेकिन प्रश्न में कुछ दूसरा अक्षर दिया है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है भाई, ठीक है, बस आपको प्लस गुणा माइनस और भाग का अर्थ देखना है। फिर देखिए जे के बाद के है और भाग है, भाग का मतलब ई भाग एफ का अर्थ है ई जो एफ का पति, यहाँ पे के का पति कौन हो जाएगा, जे हो जाएगा। यानी अब देखिए के को अपने आप को मान लीजिए, यानी मैं कोई लड़की हूँ, ठीक है, मैं कोई आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, मैं मेरे पति होंगे जे, मेरे पति होगा जे, ठीक है, मेरे पति के बेटा आई, यानी मेरा ही बेटा हो जाएगा भाई, क्योंकि हम जे और के आपस में पति पत्नी हैं, मेरा बेटा आई है, मेरा बेटा का भाई एच, यानी ये दोनों हमारे बेटे हैं भाई, क्योंकि आई और एच आपस में क्या है भाई, भाई भाई हैं, ठीक है। सवाल क्या पूछा है कि जे का एच से, तो जे का एच से क्या भाई, क्या होगा भाई, जे का एच से क्या, यानी उसका वो एच जो है पिता है जे, है ना दोस्त, मेरे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, पिता का रिलेशन बनेगा मेरे दोस्त, क्योंकि जे का बेटा एच है, तो भाई जे का एच से क्या रिलेशन होगा, बताइए, पिता का रिलेशन होगा, है ना, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और देखिए जैसे कि हम जी तक जाएं तो क्या हो, जैसे मैं, मेरे पति हो गए जे, मेरे पति के बेटा आई, मेरे पति के बेटा का भाई और मेरे भाई की पत्नी, यानी मेरे लड़की की पत्नी क्या होगी, मेरी क्या लगे, यदि जी का के से रिलेशन होता तो भाई क्या होती है, उसकी बहू लगती है भाई, है ना। सभी को क्लियर हुआ इस सवाल में, किसी प्रकार का आप सभी को डाउट, बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 46 को। भाई इसी बात पे आप चैनल को जरूर लाइक करिएगा, क्लास को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा और अपने दोस्तों में सेशन को भी शेयर करेंगे। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, 842, 840, 836, 830, 822 प्रश्नवाचक चिन्ह बताइए। 842, 840, 836, 830, 822 बताएंगे। 842 से 840 माइनस 2, 840 से 836 माइनस 4, 836 से माइनस 830 माइनस 6, 830 से 822 माइनस 8, तो माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 8, यानी लास्ट में 822 है, इसमें से माइनस 10 कर दीजिए भाई, 2 4 6 8 10, तो कितना हो जाएगा, 812 हो जाएगी। तो भाई ये प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आना चाहिए, 812 आना चाहिए, तो सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 47 को। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें, बायां से सातवां, दायां से नौवां, नौवें अक्षर के बीच में कितने अक्षर, इनके बीच में टोटल कितने अक्षर हैं, टोटल अक्षर कितने होते हैं पहले ये बताइए आप लोग। 26 होते हैं मूल में, ABCD वाले में, ठीक है। सातवें सवाल क्या पूछा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवां और दाएं से नौवां अक्षर के बीच में कितने अक्षर, तो दोनों को जोड़िए पहले, टोटल तो 26 होते हैं, माइनस 7 9 16, 26 में से 16 घटाएंगे 10 हो जाएंगे, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवां और दाएं से नौवें अक्षर के बीच में कितने अक्षर होंगे, 10 अक्षर होंगे, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब साथियों ना आप ABCD निकाल के देखिए, आपका आ जाएगा, बाएं से सातवां के बीच में देखिएगा और दाएं से नौवें अक्षर के बीच में देखिएगा, आपका 10 अक्षर मिल जाएंगे आपको। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर। किसी कूट भाषा में 817 का अर्थ है कॉटन मेक्स थ्रेड, 827 का अर्थ है थ्रेड मेक्स क्लॉथ और 213 का अर्थ है सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ। तो सॉफ्ट के लिए कूट ज्ञात करिए, बताइए दोस्त मेरे। इस बार आप सभी से सॉफ्ट का कोड पूछा है ना,
सिंगल पूछे तो कॉमन चेक करिए, क्या कॉमन कहीं दिखाई दे रहा है? सॉफ्ट जो सिंगल पूछा है। पहला हम देखते हैं भाई, कॉटन मेक्स थ्रेड नहीं है, थ्रेड मेक्स क्लॉथ नहीं है, कहीं सॉफ्ट नहीं दिखा पहले और दूसरे में। और देखिए लास्ट में सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ, यानी दोस्त मेरे केवल कॉटन इसमें है, जो सॉफ्ट है तो सॉफ्ट केवल इसमें है ना, यानी हमारा कोड इसी मिलेगा 213 वाले में, क्योंकि भाई जो पूछता है और जिसमें रहता है उसी में आंसर आता है हमारा ना। सॉफ्ट केवल इसी में है तो हमारा कोड इसी 213 मिलेगा, कोई ना कोई नंबर। ठीक है, अब देखिए हल करने का तरीका, सॉफ्ट है तो हमारा सॉफ्ट इसी में मिलेगा और नंबर हमारा इसी में मिलेगा। अब साथियों नंबर के कोई ना कोई दो नंबर को कॉमन कर लीजिए भाई। देखिए जैसे देखिए 213 में 2 है और इसमें देखिए 2 है, तो एलिमिनेट हो जाएगा भाई। क्लियर? नहीं भाई, लेकिन ये तो हमें नंबर को तो हल करना है ना, हमें नंबर को हल करना है। एक सेकेंड, नंबर को हम निकालेंगे, जैसे 2 2 एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे नंबर को हम लिख लेते हैं 817 पहला वाला कोड है, दूसरे वाला कोड 827 है, तीसरा वाला 213 है। देखिए साथी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर देखिए 1 से कैंसिल होगा, अब बच रहा कौन सा? 3 बच रहा केवल। तो सॉफ्ट का कोड क्या होगा? 3 ही तो हो जाएगा। पहला ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर बन जाएंगे हमारा, क्योंकि भाई 3 देखिए केवल एक बच रहा है, केवल एक ही बच रहा है, इसी में हमारा सॉफ्ट था और कोई में देखिए आपका 3 मिलेगा नहीं भाई। ठीक है, क्लियर? तो जिसमें देखिए जो पूछा रहेगा, जिसमें रहेगा उसी में आपका जाकर आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर क्या बनेगा? श्रृंखला एफ जे एन आर में अगला अक्षर कौन सा आएगा? बताइए। एफ जे एन आर, इसमें अगला अक्षर कौन सा होगा? एफ होता 6, जे होता 10, एन होता 14, आर होता 18। 6 से 10 प्लस 4, 10 से 14 प्लस 4, 14 से 18 प्लस 4, 18 में प्लस 4 करेंगे ना, 18 4 22, 22 पे कौन आता है? भी आता है, यानी इस सवाल का पहला ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ओके दोस्त मेरे, आपको साथियों किसी भी सवाल पे थोड़ा सा भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में तुरंत बता दीजिएगा, डाउट लेकर मत चलिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 को। यदि हरे को लाल, लाल को नीला, नीले को सफ़ेद, सफ़ेद को पीला तथा पीले को संतरी कहते हैं तो घास का रंग क्या होगा? बताइए साथियों, ये थोड़ा सा लॉजिक वाला सवाल, आप हल करके बताइए। सभी स्टूडेंट हल करके बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या आएगा, नीला आएगा, पीला आएगा, संतरी आएगा या लाल आएगा। तो साथियों पहले ये देखिए सवाल पूछा क्या है, घास का रंग। तो भाई घास का रंग कैसा होता है? आप कहेंगे सर जी हरा, घास का रंग हरा होता है ना, लेकिन सवाल में हरे को बोला क्या है, वो आपका आंसर होगा। तो यदि हरे को लाल कहते हैं तो यहाँ पे घास का रंग क्या होगा? लाल होगा, क्योंकि सवाल में दिया है कि हरे को लाल कह रहा है। तो भाई इस सवाल का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, हमेशा याद रखें, जैसे आपका एक कोई सवाल है, जैसे कि आपसे यही सवाल पूछ दिया है कि पेंसिल को बच्चे किससे लिखेंगे, लेकिन सवाल में दिया है कि अब पेंसिल को आकाश कहते हैं, तब जाकर ये ऐसे सवाल पूछेगा बच्चे किससे लिखेंगे, बच्चे किससे लिखते हैं? लॉजिक लगाइए, पेंसिल से लिखते हैं छोटे बच्चे। तो पेंसिल को प्रश्न में बोला क्या है? क्या बोला है? जो भी कुछ बोल दे, आकाश, बादल, घड़ी, जो भी कुछ बोले वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए घास का रंग पूछा, तो घास का रंग आप जानते हैं हरा होता है, तो हरा को प्रश्न में क्या बोला? लाल का, तो ये हमारा आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 को। एक घड़ी समय को 7:15 के रूप में दिखाती है, तो घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोड क्या होगा? तो साथियों फार्मूला क्या होता है घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोड निकालने के लिए? आप सभी को मालूम होगा 60h - 11m/2। ये फॉर्मूला किसको किसको याद है? 60h का मतलब घंटा, तो इसमें देखिए 7 बज रहा है, यानी 7 घंटा हो रहा है ना, तो 7 - 11m, m का मतलब मिनट, तो 7:15, तो मिनट कर दिए बट्टे में 2। इसको हल करिए, आपका आंसर आ जाएगा। हल करिए, जैसे दोस्त में देखिए यहाँ पे घंटा कितना है? 7 है, और मिनट कितना है? 15 है। फॉर्मूला पर आप सभी को रखना है 60h - 11m/2, तो 60 × h मतलब 7 घंटा माइनस 11m का मतलब मिनट, यानी 15 मिनट हो रहे हैं, बटे में 2, तो 60 × 7 कितना होगा? 6 से 42, 420 माइनस 15 दहा में 150, 15 कम 15, 165 बटे में 2। अब 420 में से 165 को माइनस करिए, कितना आएगा?
0.5 यानी 5 आएगा इकाई अंक पे। फिर इसके बाद 12 में से यानी एक उधार दिया, 11 में से घटा 5, 3 में से घटा 2 यानी 255 का आधा कितना होगा? 12 दूना 24, 2 सते 14 पॉइंट 2 पच्चीस 10 यानी 127.5 डिग्री होगा। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो साथियों घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या है? 127.5 डिग्री है, जब घड़ी समय को 7:15 के रूप में दिखाती है तब। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 52 को। एक निश्चित कोड में GARB को HEAR लिखा जाता, तो उस कोड में ड्रॉप कैसे लिखा जाएगा? हल करिए। तो सर जी GARB इसका कोड HEAR। तो सबसे पहले कोड G का 7, H का 8, A का 1, E का 5, R का 18, I का 9। 1 सेकेंड भाई, A है ना, जैसे R तो 18, A का 1 ही होता है ना। अब यहाँ पे B है, B का 2, R का 18। तो साथियों 7 से 8 + 1, 1 से 5 + 4, 18 से 13, 18 से 1। तो साथियों यहाँ पे आप A को आप क्या करिए, A को यहाँ पे ना 27 मान लीजिए यहाँ पे। ठीक है, जैसे इसमें +4 किया था। अब देखिए 18 में +9 करेंगे तो 27 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 18 है, तो 2 में +16 कर देंगे। लॉजिक इसमें देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे जाकर ये सवाल को हल किया है मेरे दोस्त। ठीक है, यहाँ पे बस एक कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कुछ लोगों को। 18 9 कितना होता है? 27। 27 पे ये होता है, हमेशा याद रखिए A से लेकर Z तक आपका होता है 26 तक। जैसे आप 27 बढ़ेंगे वो A से हो जाता है, इसलिए हमेशा रिलेशन आपको A का X से बनाना हो, A का Y से बनाना हो, A का रिलेशन U से बनाना हो, W से बनाना हो, तो A को हमेशा 27 मान के किया करिए। ठीक है, तो यही सेम प्रोसेस ड्रॉप में लगाएंगे, +1 +4 +9 +16 का। देखते हैं भाई क्या आता है। DROP तो +1 +4 +9 पहले ना, +9 और +16, ये +16। ठीक है, तो D होता है 4, 4 1 5, 5 पे और कौन अच्छा रहता है? E आता है। फिर उसका देखिए R 18, 18 4 22, 22 पे भी आता है। O क्या होता है? 15, 15 9 24, 24 पे X होता है ना। P होता है 16। देखिए 16 16 32। अब बताइए 32 आ गया ना, जोड़िए। अब 16 16 32, जैसे 27 पे 28 पे भी, 29 पे C, 30 पे D, 31 पे 32 पे F हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 32 पे F, E भी X, F आपका आंसर हो जाएगा। ड्रॉप का कोड कौन सा देखिए दिया होगा? B ऑप्शन। तो परफेक्टली आंसर है भाई। क्लियर, सभी को समझ में आया? चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 को। निम्न में से विषम छाटिए। साथियों विषम बताइए कौन सा है? विषम तो सर जी इसमें आपका हो जाएगा कौन सा? जैसे साथियों देखिए ध्यान से नंबर को देखिए, 23 17 11 क्या है? ये एक प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो केवल एक और अपने आप से कटे, नहीं सेल्फ कटे, और कोई नंबर नहीं से कटे। लेकिन 63 जो एक भाज्य संख्या है, क्योंकि 21 या 63 हो जाती है, तो यही क्या है? विषम संख्या है भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्टली आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त? इस सवाल में आप सभी को किसी प्रकार का डाउट? बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 को। यदि 5 वर्ष में मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 है तो दर क्या होगी? साथियों देखिए मूलधन 10 है, साधारण ब्याज 3 है, टाइम आपका 5 वर्ष दिया है, रेट पूछा है फॉर्मूला में, यही पूछा, तो हल करके बताइए दर कितने प्रतिशत का होगा? यदि 5 वर्ष में मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 है तो दर क्या होगी? हल करिए। इस सवाल का राइट आंसर आप निकालिए। बेस्ट सवाल है भाई। अब आप यहाँ पे SI का फॉर्मूला लगाइए, सिंपल इंटरेस्ट का। क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100। अब देखिए मूलधन और साधारण ब्याज, जैसे कि SI कितना दिया है? साधारण ब्याज 3 दिया है, सिंपल इंटरेस्ट। मूलधन यानी प्रिंसिपल 10 अनुपात दिया है, इंटू रेट मतलब क्या होता है? दर ही तो पूछा है, रेट पूछा। टाइम कितना दिया? 5 वर्ष बटे में 100। इसको हल करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्त मेरे देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा? 10 × 50, यहाँ से 50 R हो जाएगा, 50 R, और ये 100 का मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अब R का वैल्यू क्या होगा भाई? R का वैल्यू 300 बटे 50,
यानी 0 से 0 कैंसिल, 5 छक 30, यानी आर का वैल्यू क्या होगा 6% होगा। तो दर कितना होगा 6% का होगा। जब 5 वर्ष में मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10.3 दिया है तो ठीक है, तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा 6% होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए जरा, और लास्ट सवाल आज के सेशन का होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा अनुपात बताइए कौन सा भाई। ये तो अनुपात निकालना होगा, आप सभी को भाग करना होगा हर एक ऑप्शन को। 4/7, 4:7 दिया है तो क्या कर देंगे 7 और 4 अनुपात में 4/7 कर देंगे तो भाग करेंगे कितना होगा 0.040 और 7 × 35, फिर 7 यानी 0.57 आएगा भाई 4/7 करने पर, फिर 5/8। ठीक है, बी ऑप्शन कर रहे हैं हम, तो इसमें 0.50 हो जाएगा, 8 × 48 यानी 6, फिर उसके बाद कौन सा होगा भाई 8 × 48 2, 8 दूना 16 यानी 0.62 आएगा। ठीक, ऑप्शन से देखिए 3/5 को करेंगे, ये तो 0.6 आएगा डायरेक्ट, केवल 0.60 हो जाएगा ये। अब फिर डी ऑप्शन देखिए 1/3 तो 0.33 आएगा ना भाई। अब सबसे बड़ा देखिए कौन है 0.57 है, 0.60 है, 0.62, तो 0.62 किसका है 5:8 का है, तो यही सबसे बड़ा हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त। तो साथियों ये जाकर आपका पूरा 55 सवाल कंप्लीट हो गया। अब बताइए साथियों कि आप सभी का इन 55 सवाल में से कितना स्कोर बना, सभी ईमानदारी के साथ बताएंगे। तो उम्मीद करूंगा आप सभी को हर एक सवाल का उत्तर याद हो चुका होगा। तो साथियों यदि आप सभी को किसी भी सवाल पे डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। डाउट लेकर आप बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, ध्यान रखिएगा। लगातार इसी तरह आपकी क्लास होगी, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं साथियों को और नए क्लास के साथ। और आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए। आप मॉक टेस्ट लगाइए भाई, जो वो क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करें 10 टेस्ट सीरीज का, भाई आप व्हाट्सएप मैसेज करके वो क्वेश्चन अपने पास मंगाइए और अपनी तैयारी और भी अच्छी करिए। सभी लोग रिवीजन करिए, ज़्यादा समय अब तो हमारे पास बचा नहीं है भाई, यही महीना मान के चलिए, उस महीने में तो हम रिवीजन ही करेंगे, ठीक है। तो आप सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट आप लोग पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।